आज हम लोग जनरली बात करेंगे हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी जनरली उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कि एक छोटी सी जियोग्राफिकल रीजन में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंडेमिक, रेयर और थ्रेटेंड स्पेसीज पाए जाते हैं। मतलब ये एक यूनिक जो कहीं और नहीं पाई जाती हैं और जिनको सबसे ज़्यादा समाप्त होने का खतरा हो, जिनकी जनसंख्या कम हो और एक पार्टिकुलर जगह में ही पाई जाती हैं, उसको हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं जनरली। यह टर्म फर्स्ट 1988 में डेवलप किया गया था नॉर्मन मेयर्स के द्वारा। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने एक नॉन प्रॉफिट अमेरिकन इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 2016 या 17 में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरे विश्व में खोजा था, जिसमें से हमारे भारत में 4 तरह की हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती हैं। उनके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं कि वो क्या कहाँ पे हैं और क्या क्या उनका किस किस रीजन में हैं और क्या क्या वो रोल प्ले करती हैं हमारे देश के लिए। तो जनरली हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि इसके सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। तो मेयर ने 2000 में एक क्राइटेरिया सेट किया था, जिसमें 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया थे कि एक एरिया है जहाँ पे कम से कम किसी भी स्पेसीज का केवल 1500 स्पेसीज बच गई हैं, वो प्लांट हो जो उसके पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 0.5% से भी कम बचा हो, और एक है कि इसके यह कम से कम 70% अपना ओरिजिनल रिलेटिव हैबिटेट जहाँ ये रहता हो उसको कब्जा कर लिया गया हो, जैसे वनों को काट दिया गया हो, है कोई और कब्जा कर लिया। तो आइए हम पढ़ते हैं कि भारत में कौन कौन सी 4 हॉटस्पॉट पाई जाती हैं। तो 36 में से 4 भारत में पाई जाती हैं। जनरली पहला है आपका हिमालयन रेंज। तो हिमालयन रेंज में इस रीजन में पाया जाता है हिमालयन रेंज। यही हम लोग का हिमालयन रेंज है जो हमारा जम्मू कश्मीर से लेके और इधर भूटान की सीमा और अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो जिसमें आता है हमारा कुछ पाकिस्तान का भी ये रेंज आ जाता है। ये सारा हिमालयन रेंज है जिसमें पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार तक ये रीजन जाता है। इसी को हम लोग हिमालयन रेंज कहते हैं, जो 7 कंट्रियों से मिलके ये बना होता है रेंज। तो इसमें जनरली हम देखते हैं नेचुरल लैंडस्केप से, तो इसमें कुछ जगह माउंटेन्स भी पाए जाते हैं ये रीजन। फिर ग्रासलैंड भी पाया जाता है, जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ग्रासलैंड पाया जाता है। फिर एल्पाइन पाया जाता है, मतलब बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं। आप अगर पहाड़ों में घूमने गए होंगे तो देखे होंगे कि चीड़, देवदार वो पाए जाते हैं। फिर मेडोज पाए जाते हैं, यानी चारागाह पाए जाते हैं। आप अगर वीडियो देखे होंगे, रील्स देखे होंगे जम्मू कश्मीर का, तो लोग बहुत अच्छा डालते हैं जहाँ पे लोग अपनी बकरियों को, भेड़ों को और गायों को चराते हुए मिल जाएंगे। वो चारागाह होता है। और एक ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट पाया जाता है। आप जब उत्तराखंड के तरफ घूमेंगे तो उत्तराखंड में बड़े बड़े पेड़ होते हैं और जिनकी पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं। जनरली उसमें चीड़ आ जाता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं और लंबे लंबे होते हैं, जिसमें पॉपुलेशन पाई जाती है। मान लीजिए प्लांट का, मैमल्स का, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और इनवर्टिब्रेट्स। लेकिन वो हमेशा उनके ऊपर एक ख़त्म होने का खतरा मंडराता रहता है, जिसकी पोचिंग ज़्यादा होती है। जैसे शिकारी लोग जाते हैं वहाँ पे, अगर हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं रहता है तो मार के चले जाते हैं। और हमारे इस रीजन में जनरली 163 इंडेंजर्ड रेप्टाइल्स, मतलब इंडेंजर्ड स्पेसीज पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा वाइल्ड एशियन वाटर बफेलो होते हैं। वन आर्म्ड राइनो आपका असम में पाया जाता है। काजीरंगा का अगर पढ़े होंगे तो उसमें पाया जाता है। और 10,000 प्लांट ऐसी स्पेसीज हैं, जिसमें से 3,160 स्पेसीज अभी भी एक इंडेमिक में है, यानी वो कब ख़त्म हो जाएंगी ये कोई नहीं जान सकता।
फिर उसके बाद आते हैं वाइट विंग डक्ट है, फिर कुशन प्लांट है, साइटोडैक्टाइलस है, एपिस डेंसा है। और अब दूसरा हम देखते हैं कि इंडो बर्मा रीजन में पाया जाता है। यह दूसरा आप देखेंगे इंडो बर्मा रीजन जो जनरली आपका हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है, इस रीजन पे पाया जाता है। यहाँ पे ये म्यांमार है, बर्मा इसी के आसपास, और ये 2,73,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें फ्रेश वाटर टर्टल हैं जो इंडेमिक हैं स्पेसीज, फ्रेश वाटर टर्टल हैं। इंडो बर्मा रीजन जनरली इस रीजन में पाए जाते हैं जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में इंक्लूडेड है, जहाँ पे छः स्पेसीज हैं जो बहुत ज़्यादा इंडेमिक हैं, जिसमें फ्रेश वाटर टर्टल स्पेसीज हैं और फ्रेश वाटर फिशेस हैं, ग्रे सैंक्ड डाउक हैं और एनामाइट स्टिप रैबिट हैं। तो जनरली यह 12 साल में 6 लार्ज स्पेसीज डिस्कवर्ड किया गया था जो अब खतरे की कगार पे हैं, और 7,000 इंडेमिक प्लांट स्पेसीज इस रीजन में हैं जिन पे खतरा मंडरा रहा है। इसी के लिए इसको हॉटस्पॉट में, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में रखा गया। और तीसरा है आपका वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट श्रीलंका। तो श्रीलंका तो आपका ये हो गया, लेकिन वेस्टर्न घाट ये जो रीजन है आपका वेस्टर्न घाट रीजन, ये आपका है इस रीजन में, यहाँ तक ये पूरा वेस्टर्न घाट में आता है, जो जिसमें कुछ श्रीलंका की भी बायोडाइवर्सिटी स्पेसीज हैं जो शेयर करती हैं यूनेस्को के द्वारा 325 ग्लोबलरी फ्लोरा और फ्यूना यानी प्लांट स्पेसीज और एनिमल स्पेसीज, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल और फिश स्पेसीज इसमें थ्रेटेन में है यानी खतरे में है, जो जिससे इसको घोषित किया गया। यह करीब 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 1600 किलोमीटर गुजरात से साउथ के टिप तक, यहाँ केरला तक ये कवर करता है। और ट्री की बात करें तो ट्री ब्रायोफाइट होते हैं, और एनिमल में लैंड स्नेल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, और एम्फीबियन जो हायर लेवल ऑफ एक्सटेंशन, बर्ड ऑफ एक्सटेंशन में है, जिसमें कुछ बटरफ्लाई, बर्ड्स और मैमल्स भी हैं। और अब आ जाते हैं हम लोग चौथे रीजन पे, जो जनरली आपका इस रीजन पे है, ये अंडमान। इसको जनरली सुंदर लैंड या कहीं कहीं सुंडा लैंड भी कहते हैं, जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसमें इंडो मलायन रीजन भी इसको बोलते हैं। यह 2 तरह का आइलैंड यहाँ पे है, बोर्नियो जो 7,25,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का है, और सुमात्रा है 4,27,300 किलोमीटर स्क्वायर का। सुंदरलैंड जनरली एक बायोलॉजिकली रिचेस्ट हॉटस्पॉट है पूरे विश्व में, जो 25,000 स्पेसीज को रखता है अपने पास, और 25,000 स्पेसीज वेस्कुलर प्लांट्स के, और 15,000 स्पेसीज इसमें होते हैं फ्यूना के। नोट करने वाली बात यह है कि इस हॉटस्पॉट में विश्व का जो सबसे बड़ा जीनस फ्लावर होता है, रेफ्लेसिया, आप सुने होंगे, अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा, उसमें ये रीजन में ये पाया जाता है। तो इसमें इन चारों में अब हम बात करें, एक पहला हम लोग बात किए हैं हिमालयन, जो हिमालयन रीजन में रहता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, कहीं कहीं यहाँ तक दिखाया गया है, नहीं तो कहीं कहीं यहाँ तक भी दिखाया गया है। पहला ये इंडो हिमालयन रीजन हो गया, दूसरा हो गया इंडो बर्मा रीजन, ये पूरा हम लोग का है। तीसरा है आपका वेस्टर्न घाट हो गया, और चौथा हो गया सुंदरलैंड एंड इंक्लूडेड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिसमें अगर हम बात करें तो इसको एक तरह का जो टर्म दिया जाता है, थ्रेट
बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में किस किस चीज़ का है। तो अगर आप निमोनिक याद करेंगे तो हिप्पो के नाम से जाना जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है हैबिटेट लॉस, दूसरा होता है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पेसीज कि कोई अगर बाहर से आ जाए। पहला होता है हैबिटेट लॉस, यानी जमीनों को उनकी ज़मीनों को छीन लेना, या तो रेगिस्तान डेजर्टिफिकेशन हो जाती हैं। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जहाँ भी 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। एंड लॉस ऑफ बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ द लैंड, किसी भी लैंड का बायोलॉजिकल पोटेंशियल समाप्त हो जाना, उसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। दूसरा ये होता है कि आदमी अब जंगलों को काट के अपना घर बनाने लगा है। और दूसरा इसमें हो गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पेसीज, यहाँ की स्पेसीज मान लीजिए यहाँ पे आ गई, तो अब यहाँ की स्पेसीज के लिए खतरा हो जाएगा कि वो उसके खाने के लिए, उसके रहने के लिए तीसरा हो जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, अचानक से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया तो उसके लिए खतरा है। और फिर है पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग प्लास्टिक छोड़ देते हैं, चाहे ये सबसे बड़ी समस्या है। या एयर पॉल्यूशन है नो बाउंड्री, एनी पॉल्यूशन है नो बाउंड्री। अगर हम यहाँ से अगर सोच रहे हैं कि हम दिल्ली में बैठ के सब कुछ यूज कर रहे हैं और उस न हिमालय को वो अफेक्ट करेगा, न ही अंडमान निकोबार को अफेक्ट करेगा, तो ये गलत फहमी है। वहाँ से वो कैसे भी करके, या तो पानी के थ्रू, या सॉइल पॉल्यूशन, या आपका लैंड पॉल्यूशन, या आपका एयर पॉल्यूशन के तहत वो किसी भी विश्व के प्लेस को वो अफेक्ट करता है। भले थोड़ा टाइम स्पैन लॉन्ग होता है, कहीं 5 साल में पहुंचेगा, कहीं 50 साल में पहुंचेगा, लेकिन वो पहुंचता है। अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो पूरे विश्व पे इफेक्ट पड़ेगा, न कि जहाँ पे ग्लेशियर प्रेजेंट है वहाँ पे। देन लास्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड हार्वेस्टिंग। यहाँ के जो संसाधन हैं हम लोग उसको इकट्ठा करने लगे, काट कर पेड़ों को काट दें, अपने घर बनाने लगे। घर बनाने के बाद भी हम पेड़ों को काट के अपने लिए इकट्ठा कर लें, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर लें, और जो नहीं जरूरी है उसको भी हम बनाने लगे। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इसको याद करेंगे तो हिप्पो के नाम से इसका निमोनिक मैंने बनाया है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। हैबिटेट लॉस में जनरली 3 तरह का होता है। एक हैबिटेट अल्टरनेशन होता है। हैबिटेट अल्टरनेशन मतलब कि आप यहाँ से यहाँ चेंज कर सकते हैं, हैबिटेट को चेंज कर दें। जैसे आप देखे होंगे अफ्रीका से चीता आए थे हमारे इंडिया में, कूनो नेशनल पार्क में जनरली, वो मध्य प्रदेश में आए थे और कुछ की डेथ भी हो गई। फिर होता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम किसी हैबिटेट को रहते हैं वहाँ पे उसको डिस्टर्ब कर दें, ले जाके ट्रैक्टर से या जो भी आपकी मशीन है, आपका टेक्नोलॉजी है, उसके तहत हम उसको डिस्टर्ब करें। और तीसरा है कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, अब इसको बड़ा बना दें, हम 2 चीज़ों में इसको तोड़ दें कि जो शेर है इतने में ही रहेगा, पता चले कि शेर को खाने के लिए जगह नहीं है, इधर सारे हिरन है, हम उसको बड़ा लगा दें। यह तरीके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पेसीज, कोई भी प्लांट जब बाहर से आता है तो उसके लिए, जैसे आप अगर NCERT पढ़े होंगे तो उसमें इसका कैरेट ग्रास का दिया है रूप, पार्थेनियम का, जो अमेरिका से गेहूं में आया था भारत में, और इस समय सिर दर्द बना हुआ है भारत का। एक लैंटेना अमेरिकाना है, फिर यूरोपियन रैबिट है, कार्प है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आके बहुत तेज़ी से जगह छेकते हैं और दूसरों को अति कर देते हैं। पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन में रिड्यूस एलिमिनेट। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, फिर हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे।